ये पता चलने के बाद कि मैं एक बेकार लड़की के बाप के शरीर में आ गया हूँ, मेरा पहला एक्शन था अपनी बेटी के बेस्ट फ्रेंड को एक जोरदार थप्पड़ मारना और अपने दामाद के हाथ में 100 मिलियन का चेक थमाना, क्योंकि ये एक घिसी पिटी अर्बन स्टोरी है। इस कहानी का मेन हीरो मेरा दामाद शाओ ची है। एक ऐसा डेस्टिन्ड हीरो जिसे उसकी पत्नी बुरी तरह टॉर्चर करती है, और उसे टॉर्चर करने वाली कोई और नहीं, मेरी वो बेवकूफ लव ब्रेन्ड और जाहिल बेटी लिन मेंग्याओ है। वो गु इफान नाम के एक टॉप लेवल की ग्रीन टी गाय की बातों में पूरी तरह फंसी हुई है। उसके लिए उसने ना सिर्फ अपने हस्बैंड को दबाया, बल्कि आउटसाइडर्स के साथ मिलकर मेरी कंपनी को भी बैंकरप्ट करने की नौबत ला दी। सबसे बकवास बात तो यह है कि ओरिजिनल ओनर एक सठियाया हुआ बुड्ढा था। पत्नी की जल्दी मौत के कारण उसने अपनी बेटी को इतना स्पॉइल कर दिया कि वो गु इफान जैसे टॉय बॉय की हर बात आंख बंद करके मानता था। यहाँ तक कि खुद आगे आकर शाओची को सप्रेस करने में उनका साथ देता था। सच कहूं तो शुरुआत में शाओची ने जितना भी दर्द सहा, उसमें से आधा तो इसी ससुर की मेहरबानी थी। जब मैं इस दुनिया में आया तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक से एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मेरे सिर पर आ गिरा था। मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। आखिर अपने पिछले जन्म में मैं भी किसी कंपनी का बस एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव था, एक आम 996 वर्कर। मैंने पहले कभी इतने बड़े ग्रुप को हैंडल नहीं किया था, इसलिए मुझे पागलों की तरह सब सीखना पड़ा। शुक्र है कि ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज मेरे पास थीं, वरना लिन ग्रुप का तो काम ही तमाम हो जाता। इसी वजह से कहानी के हीरो को कुछ और महीने ये सब सहना पड़ा। लेकिन अब असली प्लॉट शुरू हो चुका है। सच बताऊं तो मुझे अपनी इस इडियट बेटी को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बस एक ही टारगेट है, जल्द से जल्द इस ग्रुप के लिए एक सक्सेसर ढूंढना, ये बिजनेस एम्पायर उसके हवाले करना और सुकून से रिटायर हो जाना। इस वक्त रेस्टोरेंट के बड़े से शीशे के पार से मुझे लिन मेंग्याओ का वो घमंडी चेहरा साफ नजर आ रहा था, और उसके ठीक सामने बैठा था उसका हस्बैंड शाओ छी। ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो वाकई एक साफ बैकग्राउंड वाला और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का लड़का है। अफसोस मेरी बेटी भी अंधी है और वो ओरिजिनल ओनर भी अंधा ही था। अगले ही पल छपाक, एक गिलास नींबू पानी बिना किसी हिचकिचाहट के शाओ ची के मुंह पर फेंक दिया गया। पानी की बूंदें उसके चेहरे से नीचे टपक रही थीं, लेकिन उसने बस अपनी आंखें झुका लीं, अपनी मुट्ठी भींच ली और एक शब्द नहीं कहा। तभी वो चिकना टॉय बॉय उसके पास गया, नाटक करते हुए उसे टिश्यू पेपर दिया और अपनी फेक आवाज में बोला, मेंग्याओ, गुस्सा मत करो, आराम से बात करो ना। गुईफान मुझे सच में समझ नहीं आता, एक अच्छा खासा आदमी ग्रीन टी बनना क्यों पसंद करता है। अपनी बेटी को यूं किसी की बातों में इस तरह बेवकूफ बनते देख मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। बिना किसी असिस्टेंट के मैं अकेला ही दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उस हाई एंड रेस्टोरेंट में इतनी शांति थी कि बस कांटे चम्मच टकराने की आवाजें आ रही थीं। मुझे देखते ही लिन मेंग्याओ को जैसे कोई सपोर्ट मिल गया। वो तुरंत शिकायत करने लगी, डैड आप बिल्कुल सही टाइम पर आए, मुझे इस लूजर से डिवोर्स चाहिए, आप मेरी मदद करो, इसे मजा चखाओ। उसके चेहरे पर एक घमंड था, उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं हमेशा की तरह बिना कुछ सोचे समझे उसी का साथ दूंगा। यहाँ तक कि गु इफान के चेहरे पर भी जीत की एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सबसे पहले मैंने शाओ ची की तरफ देखकर हल्का सा सर हिलाया, जैसे मैं माफी मांग रहा हूं। शाओ ची की बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई। उसकी आंखों में पूरी तरह से गार्ड और कंफ्यूजन था, और अगले ही पल मैंने अपना हाथ उठाया और पीछे घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ सीधा गुईफान के मुंह पर जड़ दिया। चटाक। थप्पड़ की उस तेज आवाज ने पूरे रेस्टोरेंट की हवा को जमा कर रख दिया। लिन मेंग्याओ अपनी जगह पर पत्थर बन गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। गुईफान अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों का शौक अभी गया नहीं था, वो पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। मैंने बहुत आराम से अपने कफ्स ठीक किए, उसे एक नजर देखा तक नहीं। लिन मेंग्याओ को होश आया तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। डैड, आपने इरफान को मारा, क्या आप पागल हो गए हैं? मैंने उसे घूर कर देखा और बिल्कुल काम टोन में कहा, यह मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। हाथ में खुजली हो रही थी। इतना बोलकर मैंने उन्हें इग्नोर किया, अपनी पॉकेट से चेकबुक और पेन निकाला और फटाफट जीरोस की एक लंबी लाइन खींच दी। पन्ना फाड़कर मैंने उसे सीधा शाओ ची के सामने खिसका दिया। शाओ ची की आंखों की वो रोशनी उस चेक को देखते ही पूरी तरह बुझ गई। मैंने देखा कि उसकी कसी हुई मुट्ठियां ढीली पड़ गईं और उसके होठों पर खुद का मजाक उड़ाने वाली एक स्माइल आ गई।
सही भी है, उसे यही लग रहा था कि ये उसकी बेइज्जती करने का बस एक नया तरीका है। उसने उस हल्के से चेक को वापस मेरी तरफ खिसका दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन एक एक शब्द क्लियर था। चेयरमैन लिन, मैं शाओची गरीब जरूर हूं, लेकिन अपनी डिग्निटी का सौदा करने की नौबत अभी नहीं आई है। लिन मेंग्याओ के चेहरे का गुस्सा अब एक घटिया हंसी में बदल चुका था। वो गु यीफान के कान के पास गई और जानबूझकर ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो सबको सुनाई दे, मेरे डैड पागल हो गए हैं क्या? इसे धक्के मारकर निकालना है तो पैसे क्यों दे रहे हैं? व्हाट अ वेस्ट। मुझे उसकी इन बेवकूफ़ी भरी बातों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस अपने उंगलियों से टेबल पर नॉक किया। ये 100 मिलियन है। ये तुम्हारा मेंटल कॉम्पनसेशन है, और साथ ही तुम्हारी पॉकेट मनी भी। जैसे स्पेंड करना है करो, जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। लिन मेंग्याओ की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। क्या 100 मिलियन? डैड, आप इसे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? ये हमारी फैमिली का पैसा है। उसे इस तरह पागलों की तरह चीखते देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की है। बहुत ही अनोइंग। वैसे तुमने मुझे एक बात याद दिलाई। मैंने अपना फोन निकाला और सबके सामने अपने असिस्टेंट का नंबर डायल करके स्पीकर ऑन कर दिया। 1 सेकंड में फोन उठ गया। ओल्ड वैंग, अब से मैडम के नाम के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो। हाँ, सारे के सारे। उसके अकाउंट में एक पैसा नहीं बचना चाहिए। फोन के उस पार से ओल्ड वांग की साफ आवाज आई। जी चेयरमैन। लिन मेंग्याओ के खूबसूरत चेहरे पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छप गया था। क्या आपने मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए? ए, हाँ, वो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें क्यों दूं? मैंने उसके उस झटके खाए हुए चेहरे को पूरी तरह इग्नोर किया। शाओची के सामने वाली चेयर खींची और आराम से बैठ गया। मैंने मेन्यू उठाया। वेटर, ऑर्डर प्लीज। लिन मेंग्याओ का खाना खाने का मूड तो अब बचा नहीं था। उसे जब हकीकत समझ आई तो उसने रेस्टोरेंट में खूब तमाशा किया। लेकिन जब उसने देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए गु यीफान को खींचकर वहां से चली गई। जाने से पहले उसने शाओ ची को खूब गालियां दी और मुझे धमकी दी कि वो घर छोड़कर जा रही है। मजाक है, मैं बिलियंस का मालिक हूं, मैं डरूंगा भला? मैंने सुकून से वो महंगा डिनर खत्म किया। मेरे सामने बैठे शाओ ची ने खाने का एक निवाला तक नहीं छुआ। वो 100 मिलियन का चेक अभी भी चुपचाप उसके हाथ के पास पड़ा था। मैंने अपना मुंह पोंछा और जाने के लिए खड़ा हो गया। शाओ ची भी उठा और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। पार्किंग लॉट में पहुंचकर आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर मुझे रोक लिया। चेयरमैन लिन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने एक बार उस चेक की तरफ देखा और बिना कोई फालतू बात किए सीधा अपनी रोल्स रॉयस की बैक सीट की तरफ इशारा कर दिया। गाड़ी में बैठो। क्या? कुछ बातें यहाँ बीच सड़क पे नहीं की जा सकती। अंदर बैठो, घर चलकर बात करते हैं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे एक ऐसी लुक दी जिसे मना करना इम्पॉसिबल था। उस बड़ी सी विला में लौटने के बाद, जिसे मैं महीनों रहने के बाद भी पूरी तरह नहीं घूम पाया था, मैंने बटलर से कहा कि शाओ ची को स्टडी रूम में ले जाए और मैं खुद शावर लेने चला गया। जब मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनकर स्टडी रूम में गया तो शाओ ची उस बड़े से शीशे के पास खड़ा बाहर गार्डन को देख रहा था। पीछे से वो बिल्कुल अकेला और उदास लग रहा था। मेरी आवाज सुनकर वो पलटा। चेयरमैन। उसका रवैया अभी भी न तो कमजोर था, न ही घमंडी। मैं लेकर कैबिनेट के पास गया, विस्की के 2 ग्लास डाले और एक उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने ग्लास नहीं पकड़ा। मुझे ड्रिंक करना नहीं आता तो सीखना शुरू करो। फ्यूचर में तुम्हें बहुत सी मीटिंग्स और पार्टीज करनी है। तुम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ड्रिंक संभालूंगा। मैंने जबरदस्ती वो ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। वो पूरी तरह ब्लैंक हो गया। साफ था कि वो मेरी बातों का मतलब नहीं समझा। मैंने भी एक्सप्लेन करने की कोई जल्दबाजी नहीं की, बस आराम से जाकर सोफा पर बैठ गया। लिन मेंगिया जैसी बेवकूफ लड़की तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? वो बस अभी मैच्योर नहीं हुई है। मेरी तो इसे हंसी छूट गई। 30 साल की होने वाली है और अभी मैच्योर नहीं हुई है। ये क्या बकवास है? मुझे याद है कि पिछले साल एक प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए तुम मीटिंग्स में इतना पिए थे कि तुम्हारे स्टमक से ब्लीडिंग होने लगी थी और तुम हॉस्पिटल में थे। उस वक्त लिन मेंग्याओ कहाँ थी? वो गु यीफान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। रात भर जागकर तुमने जो प्रपोजल तैयार किया था, अगले ही दिन वो गु यीफान के लैपटॉप में था ताकि वो लिन मेंग्याओ के सामने अपनी झूठी तारीफें लूट सके। यहाँ तक कि तुम्हारी 3rd एनिवर्सरी के दिन भी वो तुम्हें घर में अकेला छोड़कर उस हार्ट ब्रोकन गु यीफान के साथ म्यूजिक फेस्टिवल में नाचने गई थी। मेरी हर एक बात के साथ शाओ ची का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था। मैं उसे देख रहा हूं, एकदम शांत। एक मर्द होने के नाते
तुम सच में कमाल हो शर्वशी। वो अपनी नजरें झुकाए खामोश रहा, जैसे कुछ कहना ही नहीं चाहता। उसे इस हाल में देखकर मैंने बस अपना सिर हिलाया और उसे छेड़ने के लिए जानबूझकर कहा, या फिर जैसा कि लोग कहते हैं, तुम्हें मेरे लिन परिवार की दौलत का लालच है। ये सुनते ही शाओची के चेहरे पर पहली बार कोई भाव आया। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मेरी बेटी क्या चीज है ये भी मुझे बखूबी पता है। मैंने हाथ से इशारा किया और खड़े होकर उसके पास गया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। सच कहूं तो इन सालों में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसका दिल बदल जाएगा और वो तुमसे प्यार करने लगेगी? बेवकूफ मत बनो। कुत्ता कभी दुम हिलाना नहीं छोड़ता। वो ऐसी नहीं है। पापा, आप उसके बारे में ऐसा मत कहिए। कैसी नहीं है? क्या वैसी नहीं है जो तुम्हारी मेहनत की कमाई से दूसरे मर्दों के लिए लिमिटेड एडिशन घड़ी खरीदती है? या फिर वैसी नहीं है जो तुम्हारे बीमार होने पर तुम्हें मनहूस कहकर अपने यार के साथ डेट पर चली जाती है? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी बातों ने उसे निशब्द कर दिया था। मैंने वाइन कैबिनेट के नीचे बने सेफ से पहले से तैयार डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे देख लो। शाओची ने एग्रीमेंट उठाया। वो पन्ने पलटता रहा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके माथे की शिकन बढ़ती जा रही थी। आखिर में उसने अपने होंठ भींचे और खामोशी से एग्रीमेंट मेज पर वापस रख दिया। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी बेरुखी और शक लौटाया था। जाहिर है उसे लग रहा था कि मैं फिर से उसी पुराने बूढ़े बेवकूफ की तरह अपनी बेटी के साथ मिलकर उसे डिवोर्स के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खुला। लिन मेंगिया वापस आ गई थी। पापा, मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक क्यों कर दिए? आज काउंटर पर पेमेंट करते वक्त मेरा मजाक बन गया। मैंने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। उसके पीछे वो साये की तरह चिपका रहने वाला गु इफान भी था। शाओची को वहां देखते ही लिन मेंगियाओ का पारा चढ़ गया। अच्छा, तो ये तुम हो शाओची? जरूर तुमने ही पापा के कान भरे होंगे, है ना? उसने आगे बढ़कर उसकी नाक के सामने उंगली दिखाई। अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी क्या औकात है? जो कपड़े तुमने पहने हैं, जो घड़ी लगाई है, क्या वो सब हमारे लिन परिवार का नहीं है? देखो यीफान को, उसने आज जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है। तुम उसके सामने कहीं नहीं टिकते। तुम बस औरतों के टुकड़ों पर पलने वाले एक यूजलेस इंसान हो। शाओची का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी जॉलाइन तन गई थी। पीछे से आए गुइफन ने जब मेज पर डिवोर्स एग्रीमेंट देखा तो उसने आग में घी डालने का काम किया। वो झूठी हमदर्दी जताते हुए बोला, मिंग्याओ, ऐसा मत कहो। शायद शाओची भाई लिन परिवार की ऐश व आराम छोड़ना नहीं चाहते। देखो ना, देखा, मैंने कहा था ना ये डिवोर्स ना देने का नाटक कर रहा है। पक्का पापा ने इसे कुछ लालच दिया होगा तभी ये मान रहा है। आखिर डिवोर्स के बाद इसकी औकात ही क्या रह जाएगी? मैं ये सारा तमाशा बड़े मजे से देख रहा था और मेरी नजरें शाओची पर टिकी। सच तो ये है कि लिन मेंग्याओ गलत नहीं थी। कहानी की शुरुआत में पाठकों की नजरों में शाओची वाकई बेचारा और दब्बू था। उसकी बीवी खुलेआम दूसरे मर्द के साथ घूमती थी और वो सब कुछ चुपचाप सहता रहता था। इसे देखकर किसी को भी चिढ़ हो जाए। पर जैसे ही उसने वो आखिरी बात सुनी, खामोश खड़े शाओची ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। तुमने सही कहा, उसने धीमी पर साफ आवाज में कहा। डिवोर्स के बाद मेरी वाकई कोई औकात नहीं रह जाएगी। तलाक के बाद मैं सच में कुछ नहीं रहूंगा। वो थोड़ा रुका और गु इरफान को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई। लेकिन कम से कम मैं एक नॉर्मल इंसान तो रहूंगा। किसी शादीशुदा औरत को फुसलाने वाला घटिया आदमी तो नहीं बनूंगा। गु इरफान के चेहरे की झूठी मुस्कान गायब हो गई। लिन मेंगियाओ तुरंत भड़क उठी और गु इरफान के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। शाओची, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इरफान बस मेरा दुख बांट रहा था कि मैं तुम जैसे बेकार इंसान के साथ फंसी हूं। तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने मुंह खोला, शाओची फिर से खामोश हो गया और किसी लकड़ी के लट्ठे की तरह चुपचाप खड़ा रहा। मैंने ठंडी आ भरी। इस हीरो की फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत कम है। जब उनका नाटक खत्म हुआ तब मैं धीरे से बोला, हो गया तुम्हारा, बोल लिया सब। मैं गुई फान की तरफ इशारा किया। एक गिरे हुए इंसान जो दूसरों की बीवियों को फुसलाता है और हर वक्त उनके तलाक की ताक में रहता है। सबको पता है कि तुम्हारे इरादे क्या है। फिर मैंने अपनी बेटी की तरफ उंगली उठाई। और तुम एक धोखेबाज और बेवकूफ औरत जो अपने पति को धोखा दे रही है और बेशर्मी से अपने यार को घर ले आई है। तुमने लिन परिवार की नाक कटवा दी है और तुम कहती हो मेरी सोच गंदी है।
तुम दोनों अभी मेरे नाम वाले अपार्टमेंट में साथ रह रहे हो और एक ही बिस्तर पर सोते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? हद है। मेरी डांट सुनकर लिन मेंग्याओ सन्न रह गई। आज तक उसे किसी ने ऐसे कड़वे शब्द नहीं कहे थे। पापा, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वहीं शाओची मेरी बात सुनकर सदमे में लिन मेंग्याओ की तरफ देखने लगा। उसने लिन मेंग्याओ का हाथ थाम लिया, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। क्या तुम दोनों साथ रह रहे हो? साथ रह रहे हो? साथ रह रहे हैं तो क्या हुआ? वैसे भी तुम बिस्तर पर किसी लकड़ी के कुंदे की तरह पड़े रहते हो, कोई जोश ही नहीं है। तो क्या मैं बाहर जाकर अपनी जिंदगी ना जीऊं? पर तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ दोस्त हो। शाओची का चेहरा सफेद पड़ने लगा। ये जो भी कहेगी तुम मान लोगे? अगर ये कहे कि ये कचरा खाती है, तो क्या तुम वो भी मान लोगे? ये कहते ही मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तो मैं खामोश हो गया। शाओची ने एक गहरी सांस ली। वो बिना कुछ बोले मेज के पास गया और वो डिवोर्स एग्रीमेंट उठा लिया। ठीक है, चलो डिवोर्स लेते हैं। मैं तैयार हूँ। लिन मिंग्याओ ने एग्रीमेंट झपट लिया। एक पल पहले जो चेहरा गुस्से से भरा था, अगले ही पल उस पर बेतहाशा खुशी छा गई। एग्रीमेंट की शर्तें उसके लिए बहुत फायदेमंद थीं। शाओची को खाली हाथ घर से बाहर निकलना था। बिना किसी के कहे उसने बैग से पेन निकाला और तुरंत अपने साइन कर दिए। सबके सामने वो खुशी से नाचने लगी और अपना फ्यूचर प्लान करने लगी। इरफान, ये जिस गेस्ट रूम में रहता है, कल मैं नौकरों से कहकर इसका सारा सामान फेंकवा दूंगी। तुम वहां शिफ्ट हो जाना और इसकी वो गाड़ी चाबियां एंट्रेंस पर ही हैं, तुम ले लेना। मेंग्याओ, ये ठीक नहीं लगेगा ना? ईफान ने कहा, पर उसकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। तुम लोग तो वाकई बहुत उतावले हो, मैंने लिन मेंग्याओ के प्लान्स को बीच में काटते हुए कहा। मेंग्याओ, एक बार फिर सोच लो। अगर ये डिवोर्स हुआ तो तुम दोनों को आज रात ही मेरे इस घर से बाहर निकलना होगा और अब से अपनी मेहनत पर जीना होगा। ये स्लावर बाय टॉय बॉय मेरे घर में कदम तक नहीं रखेगा। लिन मेंग्याओ के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। उसे इस तरह फंसा हुआ देखना बहुत मजेदार था, लेकिन उसने फौरन अपना हाई एटीट्यूड वापस पा लिया। जाना है तो चले जाएंगे। वैसे भी इरफान मेरे साथ है, वो मुझे इससे कहीं बेहतर जिंदगी देगा। शौची ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर पेन उठाया और साइन कर दिए। साइन करने के बाद लिन मिंग्याओ वहां से ऐसे निकली जैसे किसी गंदगी से पीछा छुड़ा रही हो। वो बुई इरफान का हाथ थामे बिना मुड़कर देखे चली गई। शाओची अपनी जगह पर एक खामोश मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मैंने उसे टोका नहीं, बस चुपचाप 1 करोड़ 100 मिलियन का चेक और एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे रखो। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई, जिनमें कोई चमक नहीं थी। पापा, मेरा मतलब है लिन सर, अग्रीमेंट के हिसाब से मुझे खाली हाथ बाहर जाना है। वो थोड़ा रुका। उसकी आवाज में खुद पर तंज था। मैं अब लिन परिवार का दामाद नहीं हूँ। आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। आप भी मेंग्याओ की तरह मुझे हमेशा से कमतर समझते हैं। आपको लगता है कि मैं एक नाकाम इंसान हूं, है ना? वो कड़वाहट से मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसे इस तरह हार मानकर मरियल हालत में देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्यों? एक डिवोर्स क्या हुआ? जैसे आसमान टूट पड़ा हो। इतनी हिम्मत हार गए? बुजदिल, मैं वाकई तुम्हें कमतर समझता हूं, क्योंकि एक मर्द जो दिन भर सिर्फ एक औरत को खुश करने में लगा रहे, वो बेकार है। असली ताकत पैसा और पावर है। यही एक मर्द की असली जवानी है। जब तुम टॉप पर पहुंचोगे तो ऐसी हजारों औरतें मिलेंगी। तब यही लिन मेंग्याओ रोते हुए तुम्हारे पास वापस आने की भीख मांगेगी। मेरी बात सुनकर शाओची के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। वो मुझे हैरानी और थोड़े अनप्लग्ड अंदाज में देख रहा था। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपनी ही बेटी के पछतावे का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके अलावा, इन सालों में तुमने लिम ग्रुप के लिए जो कुछ भी किया वो मेरी नजरों से छिपा नहीं है। तुमने 3 साल पहले बॉटम लेवल से काम शुरू किया और 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड किया, जिससे ग्रुप को करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। बस तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट कुछ लोग चुरा ले गए। मैंने देखा कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं लिन टियानचेंग व्यापार में जज्बात नहीं लाता। मैं तुम्हें ये 1 करोड़ हमदर्दी में नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी काबिलियत पर दांव लगा रहा हूं। ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं खड़ा हुआ और वाइन कैबिनेट के पास जाकर एक और जाम बनाया। बेशक, इसे मेरी उस बिगड़ैल बेटी की तरफ से तुम्हारी आखिरी इज्जत भी समझ सकते हो। मैंने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। इसे पी लो। आज से लिन मेंग्याओ को भूल जाओ और लिन परिवार के दामाद वाली पहचान भी। तुम बस शाओची हो, मेरा एक इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत पोटेंशियल है।
शाओची की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। उसने कांपते हाथों से ग्लास लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। कड़वी शराब उसके गले से नीचे उतरी, जिससे उसे थोड़ी खांसी आई, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने इन 3 सालों की सारी बेइज्जती और नाकामी को भी साथ में निगल लिया हो। अगले ही दिन शाओची अपना सामान समेटकर चला गया, एकदम साफ सुथरा। लिन परिवार का एक धागा तक साथ नहीं ले गया। लिन मेंग्याओ और गुइफान भी मेरे घर से दफा हो गए। जाहिर है, बिना पैसे और कार्ड्स के लिन मेंग्याओ को गुइफान के उस छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहना पड़ा। मुझे अब जाकर शांति मिली। मैं रोज बिजनेस न्यूज़ देखता, फिशिंग करता और अपने रिटायरमेंट प्लान के शुरू होने का इंतजार करता। करीब 1 महीने बाद मेरे असिस्टेंट वॉन्ग ने काम की रिपोर्ट देते वक्त जिक्र किया, सर, गु इफान आजकल काफी एक्टिव है। उसने एक टेक कंपनी रजिस्टर की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम कर रही है। मैंने अपनी भौहें उठाई। उसके पास पैसा कहाँ से आया? सुना है कि मैडम ने अपने सारे लग्जरी सामान बेच दिए हैं और करीब 2-3 करोड़ इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट किए हैं। मैंने सिर हिलाया। बेवकूफों की बर्बादी तो तय है। कुछ दिनों बाद एक इंडस्ट्री समिट में मेरी मुलाकात गु इफान से हुई। वो सूट बूट पहनकर एकदम जेंटलमैन बनने का नाटक कर रहा था और कुछ इन्वेस्टर्स के बीच अपने एआई प्रोजेक्ट की डींगे हाँक रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और वो ग्लास लेकर पास आया। लिन अंकल, बहुत दिनों बाद मिले। वो इतना मासूम बन रहा था कि उसकी चापलूसी से मुझे चिढ़ होने लगी। सुना है आपने हाल ही में किमिंग टेक्नोलॉजी नाम की एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वो भी एआई में काम करते हैं। क्या इत्तेफाक है? हमारी इफान टेक्नोलॉजी को अभी अभी एंजल राउंड मिला है और हमारी वैल्यूएशन 1 करोड़ पहुंच गई है। पता नहीं चिमिंग टेक्नोलॉजी का क्या हाल होगा। वो अपनी कामयाबी को छिपा भी नहीं पा रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया। तभी होस्ट मंच पर आया और बड़े जोश में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए किमिंग टेक्नोलॉजी के फाउंडर मिस्टर शाओची का। वो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने मात्र 2 महीनों में तियानशिन ग्रुप के साथ 5 साल का 10 बिलियन का एक्सक्लूसिव डील साइन किया है। स्पॉटलाइट के नीचे शाओची एक शानदार कस्टम सूट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर आया। वो महीने भर पहले से थोड़ा पतला जरूर था, लेकिन उसकी आंखों की थकान अब एक तेज धार वाली कंट्रोल में बदल चुकी थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं जाम थामे मजे से बगल में खड़े गु इफान को देख रहा था, जिसके हाथ से ग्लास गिरकर चकनाचूर हो गया था। शाओची की स्पीच बहुत जबरदस्त थी। कोई फालतू की बातें नहीं, सिर्फ साफ लॉजिक और इंडस्ट्री का सटीक विजन। मुझ जैसा इंसान जिसने पूरी कहानी पहले ही पढ़ रखी थी, वो भी उसके लिए तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। स्पीच खत्म होते ही वो सबका फोकस बन गया। कई इन्वेस्टर्स उससे हाथ मिलाने के लिए भागे, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो अभी गु यीफान के तलवे चाट रहे थे। गु यीफान एक कोने में खड़ा खून की घूंट पी रहा था, जैसे उसकी सरेआम बेइज्जती कर दी गई हो। उसकी हार देखकर मैंने सुकून से शराब का घूंट लिया। भीड़ में शाओची की नजर मुझ पर पड़ी। उसने बाकी लोगों को पोलाइट अंदाज में नोट किया और सीधा मेरी तरफ चला आया। लिन सर, वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें एकदम क्लियर थीं। बहुत अच्छे। मैंने उसके कंधे को थपथपाया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक अनचाहा साया भीड़ चीर कर आया और उसके हाथ को थाम लिया। लिन मेंग्याओ पता नहीं कहां से आ गई थी, चेहरे पर हैवी मेकअप और आवाज में चाशनी घोलकर बोली, हस्बैंड तो बहुत कमाल हो। उसकी हस्बैंड वाली आवाज सुनकर सब चुप हो गए और आसपास गपशप की आग लग गई। क्या मैंने सही सुना? लिन परिवार की बेटी ने तो शाओची को बेकार कहकर डिवोर्स लिया था ना। अब उसे कामयाब होते देख फिर चिपक गई। पहले अक्ल कहाँ थी? हीरा छोड़ दिया और पत्थर उठा लिया। लोगों की बातें सुनकर शाओची ने फौरन अपने माथे पर बल डाला और बिना किसी शोर के अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आवाज बर्फीली थी, मिस लिन, अपनी मर्यादा में रहिए। लिन मेंग्याओ के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन उसने फौरन उसे कवर किया और मुझ पर लार जताते हुए शिकायत करने लगी, पापा देखिए ना इसे, हमारे बीच बस छोटी सी अनबन थी, आप इसे समझाते क्यों नहीं? मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा। अनबन? ऐसी अनबन जो तुम्हें दूसरे मर्द के बिस्तर तक ले जाए। मेरी बात खत्म होते ही गु यीफान 2 जाम लेकर बीच में कूद पड़ा, जैसे सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक ग्लास शाओची की तरफ बढ़ाया और कहा, शाओची भाई, बधाई हो। वैसे देखा जाए तो आपकी ट्रिमिंग टेक ने कहीं ना कहीं हमारी इफान टेक के आइडियाज को ही बोरो किया है ना। तुम्हारी कामयाबी में हम दोस्तों की भी खुशी है। क्या बात है।
एक तरफ मासूमियत का नाटक और दूसरी तरफ सीधा सीधा प्लेजरिज्म का इल्जाम। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि शाओची ने मुझे रोक दिया। उसने गु यीफान को बड़े आराम से देखा और कहा, ओह, इत्तेफाक देखिए, अभी मैं तियानशिन ग्रुप के सीईओ ली से मिल रहा था। वो बता रहे थे कि पिछले हफ्ते यीफान टेक नाम की कोई कंपनी उनके पास प्रपोजल लेकर आई थी। वो थोड़ा रुका, जबकि गु यीफान का चेहरा पीला पड़ने लगा। सीईओ ली ने कहा कि वो प्रपोजल किसी स्कूल के बच्चे के समर होमवर्क जैसा था, एकदम बकवास। उन्होंने तो मुझसे ये तक पूछ लिया कि कौन सी बेवकूफ कंपनी हमारी चिमिंग टेक की नकल करने की हिम्मत कर रही है। मिस्टर गु, शाओची ने अपना ग्लास ऊपर उठाया। उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान थी। बताइए, क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक है? गु यीफान का चेहरा एकदम राख जैसा हो गया और लिन मेंगयाओ भी घबरा गई। मुझे बहुत तसल्ली हुई। चलो, हीरो आखिर हीरो की तरह बर्ताव करने लगा। जब बात नहीं बनी तो लिन मेंगयाओ ने तेवर बदल लिए। पापा, आप बहुत पक्षपाती हैं। उसे 1 करोड़ दिए, अब उसकी हेल्प भी कर रहे हैं। अपनी सगी बेटी के लिए तो कभी ऐसा नहीं किया। गुईफान ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ लिन अंकल, मेंगयाओ आपकी अपनी बेटी है। आपका ये बर्ताव उसका दिल दुखा रहा है। मैं इन दोनों की नौटंकी देख रहा था और मेरा मन हो रहा था कि इन्हें जोर का थप्पड़ लगाऊं। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि इनके पास पैसे खत्म हो गए थे। उस अमीरजादी को बिना मेरे कार्ड के अपने यार को पालना भारी पड़ रहा था। मैंने पहले ही कहा था, डिवोर्स के बाद तुम दोनों अपने दम पर हो। मैंने शाओ ची की तरफ इशारा किया। याद जहां है अपनी काबिलियत से है। और तुम? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गु यीफान पर तंज कसा। तुम एक ऐसे मर्द के भरोसे बैठी हो जो खुद किसी काम का नहीं है। गु यीफान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लिन मेंगयाओ के पास कोई जवाब नहीं था। वो एक तरफ शाओ ची को देख रही थी जो अब सबका चहेता था, और दूसरी तरफ इस नाकाम गु यीफान को। आखिर में वो बस इतना ही बोल पाई, यीफान से बस एक बार गलती हुई है। वो शाओ ची से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। ये कहकर वो गु यीफान को खींचकर भीड़ से बाहर निकल गई। उनकी पीठ देखकर साफ लग रहा था कि वो दुम दबाकर भाग रहे हैं। उस समिट के बाद किमिंग टेक आसमान छूने लगी, जबकि येफान टेक पर प्लेजरिज्म के इल्जाम लगे और उनकी टेक में कोई दम ना होने की वजह से वो इंडस्ट्री का मजाक बन गए। उनका फंड भी खत्म होने लगा था, तो गु यीफान अब ओछी हरकतों पर उतर आया। उसने किमिंग टेक के एम्प्लॉयज को तोड़ने की कोशिश की। जब मुझे ये पता चला, मैंने सीधा शाओची के अकाउंट में 50 करोड़ 500 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ये किस लिए? शाओची ने फोन पर हैरानी से पूछा। अपने एम्प्लॉयज को बोनस देने के लिए, मैंने संक्षेप में कहा। अगले दिन गेमिंग टेक ने 10 बिलियन टैलेंट इंसेंटिव प्लान का ऐलान कर दिया। कोर एम्प्लॉयज की सैलरी 3 गुना कर दी गई। साथ में गाड़ी, घर और स्टॉक ऑप्शंस भी दिए गए। ये खबर सुनते ही गुइफान की कंपनी का बचा कुचा इकलौता काम का इंजीनियर भी रातों रात अपना लैपटॉप उठाकर श्याओ ची के पास चला आया। गुइफान को खून के आंसू रोने पड़े। इधर लिन मेंगयाओ की हालत भी बदतर होती जा रही थी। जहां पहले वो लग्जरी गाड़ियों में घूमती थी, अब उसे मेट्रो में धक्के खाने पड़ रहे थे। नए डिजाइनर बैग्स की जगह अब वो सिर्फ शोरूम की खिड़की से उन्हें लालच भरी नजरों से देखती थी। उसने मुझे बार बार फोन करना शुरू किया और रोते हुए अपने कार्ड्स अनब्लॉक करने की भीख मांगी। मेरा एक ही जवाब होता, जरूर, बस उस टॉय बॉय को लात मारकर निकाल दो और शाओची के पैरों में गिरकर माफी मांगो। जिस दिन उसने तुम्हें माफ कर दिया, उस दिन तुम्हारे कार्ड्स चालू हो जाएंगे। हर बार वो मुझे एक बुरा बाप कहती जो उनके सच्चे प्यार को अलग करना चाहता है, पर किताब में साफ लिखा था, गुइफान का सच्चा प्यार सिर्फ लिन परिवार की दौलत से था। जब उसे समझ आएगा कि लिन मेंगयाओ के पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, तो उसका अगला कदम किडनैपिंग और फिर फिरौती ही होगा। ये बेवकूफ लड़की इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही? आखिरकार एक भारी बारिश वाली रात को वो और गुइफान मेरे बंगले के दरवाजे पर आ धमके। दोनों बारिश में भीगकर बिल्कुल ड्राउंड रैट्स की तरह लग रहे थे। उनकी हालत बेहद खस्ता थी। पापा, मुझे देखते ही लिन मेंगयाओ की आंखें भर आईं। ईफेन की कंपनी अब और नहीं टिक पाएगी। प्लीज उसकी मदद कर दीजिए। वो ईफेन की बगल में खड़ा होकर अपनी बेबसी का नाटक करने लगा। लिन अंकल, मेरा जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं मेंगयाओ को तकलीफ में नहीं देख सकता। बस एक बार और पैसों की मदद कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि कंपनी को खड़ा कर दूंगा और शाओ की से भी आगे निकल जाऊंगा। मैं उन दोनों को देख रहा था जैसे मैं दो जोकरों का तमाशा देख रहा हूं। शाओची से आगे निकलो। मैं हंस पड़ा। तुम्हें पता भी है कि चिमिंग टेक्नोलॉजी ने अभी अभी सीरीज ए फंडिंग पूरी की है। उसकी वैल्यूएशन कितनी है? दोनों सन्न रह गए। मैंने अपनी 5 उंगलियां दिखाई। 5 अरब 5 बिलियन।
लिन मेंगियाओ और गु इफान के चेहरे का रंग उड़ गया। 5 बिलियन का आंकड़ा उनके लिए एक पहाड़ जैसा था जिसने उनकी सांसें रोक दी। लिन मेंगियाओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार खौफ और पछतावे के भाव नजर आए। जब ये चाल नाकाम हुई तो गु इफान ने एक और घटिया पैंतरा चला। उसने लिन मेंगियाओ को फुसलाया कि वो मेरे घर से बिजनेस सीक्रेट्स चोरी करे ताकि वो मार्केट में शाओ ची की कंपनी के शेयर्स को क्रैश शॉर्ट सेल कर सके। मैं सीसीटीवी में अपनी उस बेवकूफ बेटी को चोरों की तरह मेरे स्टडी रूम में अलमारियां छानते हुए देख रहा था। आखिर में वो एक फाइल लेकर खुशी खुशी निकल गई जिसे मैंने जानबूझकर वहीं छोड़ दिया था। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज सीधा शाओची को भेज दी। लोहे को लोहे से काटना, समझ गए? समझ गया लेन सर। और फिर एक मामूली से सोमवार को गु यीफन ने कुछ लालची इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर उस इनसाइडर इंफॉर्मेशन के दम पर चीमिंग टेक्नोलॉजी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही शाओची और मेरे जॉइंट ऑपरेशन ने उन सभी शॉर्ट सेलर्स की धज्जियां उड़ा दी। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पास तन ढकने के कपड़े तक नहीं बचे। गुईफैन ने जो पैसा उधार लिया था और लिन मेंगियाओ के गहने बेचकर जो जुटाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। उस पर कर्ज का भारी बोझ लद गया। गुईफान के बर्बाद होने की खबर मुझे बिजनेस न्यूज से मिली। हेडलाइन बड़ी तीखी थी। एक टैलेंट का पतन नहीं, एक जोकर की बर्बादी। उसे सड़क पर आने में सिर्फ 1 महीना लगा। मैंने बड़े मजे से उस खबर को पढ़ा। उसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे गुईफान ने शाओ ची की नकल करने की कोशिश की, कैसे उसे सरेआम बेइज्जती झेलनी पड़ी और कैसे अपनी ओछी चालों की वजह से वो खुद ही तबाह हो गया। कमेंट सेक्शन तो और भी जबरदस्त था भाई। ये बंदा बिजनेस का असली उस्ताद है, ये जानता है कि पैसा कैसे डुबोया जाता है। ऊपर वाले भाई, इसे बुरा मत कहो, कम से कम उसने लिन परिवार की बेटी के सारे हर्मीज बैग्स तो बिकवा दिए। लच्छेदार बातें करने में तो ये उस्ताद है ही। लिन टियानचेंग बहुत बेरहम निकले। आखिर अपनी सगी बेटी है, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। लिन मेंगियाओ के लिए 1 सेकंड का मौन। छोड़ो यार, हीरे को छोड़कर वो कचरा उठाने चली थी। अब ना बैग बचे ना पैसे। ऊपर वाले कमेंट को क्या पता, ये तो एक लेसन है। लिन मेंगियाओ जैसी लव ब्लाइंड लड़की को जब तक ठोकर नहीं लगेगी वो लिन ग्रुप को कैसे संभालेगी। संभालने की बात छोड़ो, उसके पास जितना दिमाग है 3 साल में पुराने भेड़िए उसे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे लगता है लिन टियानचेंग ने उसे त्याग दिया है। इनसाइडर खबर है कि लिन सर का विदेश में कोई इलिजिटिमेट बेटा है। ये सब उसी के लिए रास्ता साफ हो रहा है। तुम सबकी सोच छोटी है, मुझे तो लगता है ये बेटी को सुधारने और शाओची को तराशने का खेल है। देखो आज शाओची कितना शक्तिशाली हो गया है। इसे कहते हैं असली मास्टरमाइंड की चाल। मैंने मजे से पढ़ते हुए आखिरी कमेंट पर लाइक ठोक दिया। कम से कम कोई तो समझदार निकला। तभी असिस्टेंट वॉन्ग ने एक फाइल पेश की। लिन सर, ये रही वो डिटेल्स जो आपने मिस्टर शाओची के बारे में मांगी थी। मैंने सिर हिलाया और फाइल ले ली। फाइल ज्यादा मोटी नहीं थी, बस कुछ पन्नों में एक इंसान की 20 साल की जिंदगी सिमटी हुई थी। एक अनाथ लड़का जो ऑर्फनेज में पला बढ़ा, जिसने अपनी मेहनत और स्कॉलरशिप्स के दम पर टॉप यूनिवर्सिटी में जगह बनाई। ग्रेजुएशन के बाद वो लिन ग्रुप में आया, एकदम जमीनी स्तर से काम शुरू किया। वो काबिल तो बहुत था, पर अपनी ईमानदारी और सीधा होने की वजह से हमेशा राजनीति का शिकार हुआ। फिर मेरी उस अंधी बेटी के पिता मेरे पुराने किरदार की नजरों में आया। उसे लगा उसकी किस्मत बदल गई, पर वो एक आग से निकलकर दूसरे नर्क में जा गिरा था। फाइल के आखिर में कुछ तस्वीरें थीं। एक अनाथालय की पुरानी फोटो जिसमें वो छोटे और पुराने कपड़ों में था, दुबला पतला, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जिद थी। एक और फोटो उसके ग्रेजुएशन की थी जहां वो अकेला खड़ा अपनी डिग्री लिए मासूमियत से मुस्कुरा रहा था। मैं उन तस्वीरों को देखकर अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। जड़ें मजबूत हैं, मेहनती है और दिखने में भी ठीक ठाक है। सबसे जरूरी बात, दिमाग तेज है। मेरी उस बेवकूफ बेटी की तरह नहीं है। ये एक शानदार सक्सेसर बनने के काबिल है। फिर एक और तूफानी रात आई। बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी। मैं सोने ही जा रहा था कि वांग भागता हुआ अंदर आया। लिन सर, मिस्टर शॉ टुडे आज पूरे दिन कंपनी नहीं आए। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्यों, क्या हुआ? आज उनका जन्मदिन है। वो हर साल अपने जन्मदिन पर खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वांग थोड़ा रुका और फिर बोला, उन्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि इसी दिन किसी ने उन्हें अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था। मैंने फाइल रखी और उठ खड़ा हुआ। गाड़ी निकालो। मैंने फिंगरप्रिंट से उसका दरवाजा खोला और अंदर गया।
पूरे हॉल में अंधेरा था, बस खिड़की से आती बिजली की चमक में सोफे पर सिमटा हुआ एक साया दिख रहा था। वो अपने घुटनों को पकड़े बैठा था। उसके चारों तरफ बेबसी और उदासी फैली हुई थी। जमीन पर शराब की बोतलें बिखरी थीं। मैं पास गया, लाइट नहीं जलाई, बस कैबिनेट से एक विस्की की बोतल निकाली और उसके बगल में बैठकर खुद ही पीने लगा। उसे मेरा अंदाज भी नहीं हुआ, वो वैसे ही बुत बना बैठा रहा। काफी देर तक मैं बस खामोशी से उसके साथ बैठा रहा। फिर उसने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में, जैसे खुद से ही पूछ रहा हो, आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया होगा? क्या मुझ में कोई कमी थी? अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, पैसा भी कमाता हूं, फिर भी वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मुझे उसके लिए दुख हुआ। बचपन में प्यार की कमी इंसान को अंदर से तोड़ देती है, जिससे वो खुद को बेकार समझने लगता है। इसी वजह से वो उस जैसी घटिया लड़की के जाल में फंसा और अपनी इज्जत खोता रहा। मैंने तुम बहुत अच्छे हो या उनकी गलती थी जैसी फालतू बातें नहीं की। मैंने शराब का घूंट भरा और उसके कंधे को थपथपाया। इन फालतू बातों को सोचने से क्या मिलेगा? क्या वो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दिलाएंगे या कोई डील साइन करवाएंगे? इस रोने धोने से बेहतर है ये सोचो कि कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे कराना है। जब पूरी दुनिया में तुम्हारा डंका बजेगा और सबको पता चलेगा कि शाओची कौन है, तब वो लोग खुद रोते बिलखते तुम्हारे पास आएंगे और अपना वारिस होने का दावा करेंगे। शाओची ने मुड़कर अंधेरे में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कई जज्बात थे। मैंने शराब की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई, उससे ग्लास टकराया और फिर खड़ा होकर उसे सोफे से खींच लिया। वो थोड़ा लड़खड़ाया और मुझे हैरानी से देखने लगा। चलिए, कहा, कंपनी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे एक दिन काम ना करने से मेरा कितना नुकसान हो रहा है? चलो जल्दी काम पर वापस लौटो और आज का बचा हुआ काम पूरा करो। शाओची का चेहरा एक पल के लिए सुन्न पड़ गया और फिर उसके भाव थोड़े अजीब हो गए, जैसे वो सोच रहा हो मुझे पता था ये वाकई एक जालिम कैपिटलिस्ट है। मैं दरवाजे तक पहुंचा, हैंडल पर हाथ रखा और फिर बिना पीछे मुड़े बस इतना कहा, ओह और हाँ, हैप्पी बर्थडे। उस रात के बाद शाओची पूरी तरह बदल गया। वो पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त और पहले से कहीं ज्यादा जुनूनी हो गया था। चीनिंग टेक्नोलॉजी उसकी लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ रही थी और इंडस्ट्री का सबसे चमकता सितारा बन गई थी। मैं सही वक्त देखकर समय समय पर लिन ग्रुप के पुराने बिजनेस एसेट्स भी एक एक करके शाओची को संभालने के लिए देने लगा। मेरी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी हो गई थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था और देखते ही देखते साल का अंत आ गया। एक दिन मैं घर पे आराम से अपनी कीमती गुलाबों की कटाई छंटाई प्रूनिंग कर रहा था। तभी वांग बहुत घबराया हुआ अंदर आया। लिन सर, अनर्थ हो गया। मैंने एक खिला हुआ गुलाब काटा और बिना सिर उठाए पूछा, क्या हुआ? मैडम, मैडम का अपहरण, किडनैप हो गया है। मेरे हाथ से कैंची वहीं रुक गई। गू यिफान, कहीं ये दोनों नाटक तो नहीं कर रहे? फिलहाल तो ये नाटक नहीं लग रहा। वांग का चेहरा बेहद गंभीर था। किडनैपर्स ने मैसेज भेजा है, उन्हें 100 करोड़ 10 बिलियन की फिरौती चाहिए।